हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आरफिन खान। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में अपने एक चैप्टर को शुरू कर रखा था जिसका नाम था स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। अभी तक इसके 7 पार्ट आ चुके हैं और ये अब इसका 8वां पार्ट होने वाला है और ये इसका बिल्कुल लास्ट पार्ट होने वाला है। आज के वीडियो में हम अपने चैप्टर को बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म कर देंगे और इस चैप्टर में सारे वीडियो आज मतलब इस वीडियो ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो ठीक है, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले सोर्स ऑफ फंड। क्या? सोर्स ऑफ फंड। देखो, सोर्स ऑफ फंड हमने बहुत सारे पढ़ रखे हैं। जैसे हमने सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहले पढ़ा था कि हम किस किस से फंड जैसे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर और अदर लोग्स, यानी कि जैसे फैमिली। यानी कि हम अपने जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप में हम कैसे कैसे अपने फंड को उठा सकते हैं, यानी कैसे क्या क्या ऐसे ऐसे सोर्स होते हैं जिसमें हम अपने स्टार्टअप को क्या कर सकते, स्टार्टअप के लिए फंड रेज कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था जैसे वेंचर कैपिटल से हम फंड रेज कर सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर से हम अपने फंड को रेज कर सकते हैं, हम भी किसी फैमिली मेंबर से मांग सकते हैं पैसे। तो ये डिपेंड करता है, क्या इट डिपेंड्स कि जो हमारा स्टार्टअप है या बिजनेस है वो कैसा है, किस चीज का है, उसमें कितने फंड की जरूरत है। यानी कि हमें जिस हिसाब से जरूरत होगी हम उसी हिसाब से अपने इन्वेस्टर को चुनेंगे। यानी कि सोर्सेज ऑफ फंड में हमने क्या पढ़ा था क्या हमने वैसे पिछले पिछले वीडियोस में बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड हमारे पास बहुत सारे हैं और ये डिपेंड करते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा है। हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कैसे कैसे अपने सोर्सेज ऑफ फंड को चुन सकते हैं। तो एक हमने पढ़ा था सीरीज फंडिंग। क्या? सीरीज फंडिंग। सीरीज फंडिंग में हमने क्या पढ़ा था कि हम कैसे सीरीज में जिस जैसे हमने एक इन्वेस्टर से पैसे उठा लिए 100 करोड़ रुपए, अब हम उसको कैसे कैसे खर्चा करेंगे। यानी कि इसे जैसे सीरीज है में अब उसको हम इकट्ठे तो खर्चा नहीं कर सकते। अगर हम उस पैसों को इकट्ठे खर्चा कर देंगे तो क्या होगा कि हमारे पैसे जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। तो सीरीज फंडिंग में क्या होता है कि हम इन्वेस्टर से क्या करते हैं, धीरे धीरे पैसे लेते हैं। जैसे पहले पार्ट में हमने 30 करोड़ रुपए ले लिए, फिर हमने 50 करोड़ ले लिए, फिर लास्ट में हमने क्या कर लिया, 20 करोड़ रुपए ले लिए। यानी कि इन्वेस्टर से थोड़े 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 करके पैसे उठाए जिससे क्या हुआ कि हमारी जो फंडिंग है वो अच्छे से इस्तेमाल हो पाई। तो यानी कि सीरीज फंडिंग में भी हमने ये चीज पढ़ा था कि हम अपने पैसे को कैसे तोड़ तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में जब हम पैसे उठा लेंगे तो हम उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ हमने सोर्सेज ऑफ फंड पढ़े थे अपने। ठीक है, फिर आज का जो हमारा टॉपिक अब जो होने वाला है वो हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स ऑफ सीरीज फंडिंग। क्या? स्टेप्स ऑफ सीरीज फंडिंग। स्टेप्स ऑफ सीरीज फंडिंग, यानी कि सीरीज फंडिंग को उठाते वक्त ऐसे कौन से स्टेप्स है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, उनको हाँ, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप्स है, 2 मिनट निकाल लेता हूँ एक बार। हाँ, देखो, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है बी आ सीरीज रेडी। क्या? बी आ सीरीज रेडी। देखो दोस्तों, जब भी हम किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखना चाहिए। अगर हम मतलब सामने वाले से जब हम पैसे मांगने जा रहे हैं तो वो बदले में हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेगा, हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा। तो उस टाइम पे जब वो हमारी इन्फॉर्मेशन मांगे तो हमें उसको दिखाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट को सब पहले से हमें रेडी रखना चाहिए। हमारे जितने भी कागजात है, हमारे बिजनेस के जितना भी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी रिपोर्ट्स है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, बहुत तरीके की रिपोर्ट होती है बिजनेस की, तो सारी रिपोर्ट को हमें एक जगह रेडी करके रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना चाहिए कि सामने वाला जब अगर हमसे कुछ मांगे तो हमें उसे 2 मिनट में, यानी कि बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम उसे प्रेजेंट कर सके। तो सबसे पहले हमारा क्या है, बी आर सीरीज रेडी। फिर उसके बाद जो हमारा अगला है हमारा स्टार्ट अर्ली। क्या? स्टार्ट अर्ली, यानी कि फंड को उठाने की जो शुरुआत है वो पहले से ही शुरू कर दो। लेट से मान लो कि मुझे अपना स्टार्टअप आज से 6 महीने के बाद शुरू करना है, तो उस स्टार्टअप के लिए जो हमें फंड उठाना चाहिए वो मुझे 6 महीने पहले ही शुरू कर देना चाहिए, साल भर पहले ही शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब का मैंने सोच रखा है कि मैं सामने फलाने फ्यूचर डेट पे मैं क्या करूंगा, अपनी स्टार्टअप को शुरू करूंगा, तो उस टाइम पे अगर मेरे पास फंड पहले से अवेलेबल रहेगा तभी तो मैं अपने एक जो मैंने डेट सेट कर रखी है उसी पे तो मैं अपने बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा। अगर मैं 6 महीने के बाद ही जा रहा हूँ तो जब मैं स्टार्टअप खोलना, मैं जब भी जा रहा हूँ फंड को रेस करने के लिए, तब मेरा स्टार्टअप क्या होगा, डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा खुलने के लिए। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, स्टार्ट अर्ली, यानी कि आप फंड को रेस करने की जो तैयारी है उसको पहले से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है लिवरेज योर नेटवर्क। क्या? लेवरेज योर नेटवर्क, यानी कि अपने नेटवर्क को बना के रखो, बातचीत बना के रखो। जैसे कि मान लो कि किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए हमें नेटवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम लिंक्डइन चलाते हैं, लिंक्डइन में क्या होता है
कि उसमें जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपना नेटवर्क बनाते हैं। उसी तरीके से कि इसमें भी ये होता है कि जब जब भी हमें फंडिंग चाहिए होती है तो हमें नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमें सबसे नेटवर्क बनाना चाहिए, जैसे एंटरप्रेन्योर्स हो गए और जो फंडिंग देते हैं, और जैसे जो इन्वेस्टर होते हैं उनसे अपना नेटवर्क बनाओ, इवेंट्स में जाओ और उनके सेमिनार्स में जाओ, उनसे मिलो और उनसे पर्सनली इंटरेक्ट करो। और मतलब ऐसा करके अपना एक सर्कल बना के रखो, जिससे हम जब फंड लेने का टाइम है तो हमें क्या हो कि हमें फंड लेने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। और अब नेटवर्क के थ्रू क्या होगा कि हमें क्या फंड जो है आसानी से मिल जाए। तो अपने नेटवर्क को बना के रखो। तो अगला पॉइंट हमारा यही था कि लिवरेज योर नेटवर्क, यानी कि अपने नेटवर्क को बनाओ। फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है प्रैक्टिस योर पिच। प्रैक्टिस योर पिच। देखो प्रैक्टिस योर पिच का मतलब क्या है कि जब भी हम इन्वेस्टर के पास जाएंगे फंडिंग लेने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पिच करना पड़ेगा कि सर कि क्यों उसे हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों हमें उसे हमें फंड देना चाहिए। उसको पिच भी तो करना है। अगर हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, यानी कि हमें प्रैक्टिस होगा ही नहीं, तो सामने हम जब उससे फंडिंग मांगने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम हमारा क्या होगा कि जुबान फिसल जाएगी, यानी कि हम हिचकिचाने लेंगे। हिचकिचाएंगे तो इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो अपने पिच की इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि हम जब फंड मांगने जाए तो इतने कॉन्फिडेंटली मांग सके कि सामने वाला एक बार में तैयार हो जाए हमें फंडिंग देने को। ठीक है। अब जैसे इंटरव्यू में भी होता है कि इंटरव्यू जब हम पहली बार देने जाते हैं तो हम बहुत हिचकिचाते हैं, दूसरी बार देने जाते हैं तो बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं। लेकिन वही इंटरव्यू अगर हम 10वीं 12वीं बार देने जाए तो क्या होता है कि हमारी जो हिचकिचाहट है वो सारी कम हो जाती है। यानी कि प्रैक्टिस करने से ये होता है जो इंसान खुलता है। अगर हमें अपनी पिच की प्रैक्टिस रहेगी तो हम प्रैक्टिस करते करते सामने वाले के पास जब जाएंगे तो उनसे जब हम कॉन्फिडेंटली बोले मांगेंगे उनसे फंडिंग, तो वो क्या करेंगे, हमें फंडिंग मिलने में ज्यादा आसानी होगी। तो क्या करो, अपनी प्रैक्टिस की पिच तैयार रखो। फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, क्रिएट अ फंड रेस मोमेंटम। क्या? क्रिएट अ फंड रेस मोमेंटम। देखो इसका मतलब क्या है, अपने पास ना कभी भी ना एक ऑप्शन मत रखो। एक ऑप्शन कहने का मतलब, लेट से मान लो कि मुझे मिस्टर एक्स से ही फंडिंग चाहिए। मैंने तो पहले से सोच रखा है कि अगर मैं पैसे लूंगा तो मैं मिस्टर एक्स से ही लूंगा जब भी मैं अपना स्टार्टअप करूंगा। अब मेरा स्टार्टअप चालू करने का टाइम आया, मैं गया मिस्टर एक्स का कि मिस्टर एक्स मुझे फंडिंग दे दो। मिस्टर एक्स ने बोला कि रीजन बताओ कि मुझे क्यों तुम्हें फंडिंग देना चाहिए। मैंने उन्हें रीजन दिया कि मेरा स्टार्टअप है, ये ऐसे ऐसे मदद करेगा, इनोवेशन है वगैरह 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 वगैरह। मैंने उनके सारे रीजन दे दी। अब लेट से मान लो कि मिस्टर एक्स को मेरी पिच पसंद ही नहीं आई कि, और उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपको फंड, मुझे समझ नहीं आया, मैं आपको फंड दे ही नहीं सकता। अब क्या हुआ, मैंने तो पहले से सोच रखा था कि मेरे पास तो एक ही ऑप्शन था कि मैं मिस्टर एक्स से वो लूंगा, और उन्होंने मेरे को मना कर दिया फंड देने से। अब यहाँ पे मेरा क्या स्टार्टअप इनिशिएट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने पास एक ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, हमें अपने पास बहुत सारे ऑप्शन को खुला रखना चाहिए कि ठीक है, मिस्टर एक्स ने मेरे को फंडिंग नहीं दी तो क्या हो गया, मिस्टर ए से ले लूंगा, मैं मिस्टर बी से ले लूंगा, सी से ले लूंगा। यानी कि अपने पास हमेशा ऑप्शन को ज्यादा रखना चाहिए, एक ऑप्शन कभी भी रखना नहीं चाहिए। तो क्रिएट अ फंड रेस मोमेंटम का मतलब कि अपने मोमेंटम को बनाए रखो। एक जगह से रिजेक्ट हो जाओ, दूसरे जगह पे जाओ, तीसरी जगह हो जाओ, लेकिन हार मत मानो। ठीक है, अपने पास कभी भी एक ऑप्शन मत रखो। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, नो द स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस। अपनी वर्थ को जानो। क्या? नो द स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस। मार्केट आ रहा है, देखो अपने मार्केट प्राइस यानी कि अपने वर्थ को जानो कि मेरा जो स्टार्टअप है वो मार्केट में किस प्राइस पे होता है। यानी कि पहले से ही ना अपने एक प्राइस ना सेट करके चलो कि सामने वाला अगर बोले कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी मतलब मान लो कि एक इन्वेस्टर अगर मुझसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को तुम्हें कितनी फंडिंग देनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से। अब अगर मुझे अपनी वर्थ पता ही नहीं होगी तो मैं तो सोचने लग जाऊंगी, अरे यार कितना बोलूं कितना बोलूं। अगर ज्यादा बोल दूंगा तो वो क्या बोलेगा कि अपने आप को ज्यादा समझ रहा है। अगर मैं कम बोल दूंगा तो वो बोलेगा कि इसको तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने ऊपर। यानी कि अपनी वर्थ को पहले से ही मतलब मान कर चलो। लेट से मान लो कि मैंने अपनी वर्थ निकाली, मेरी वर्थ 2 लाख रुपए, तो मैं उसको सामने वाले को क्या बोलूंगा, मेरी वर्थ 3 लाख रुपए। वो क्या बोलेगा, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए तो नहीं दे सकता लेकिन 2.5 लाख रुपए दे सकता हूँ। यानी कि मुझे अपने वर्थ से थोड़ा सा तो ज्यादा मिला। यानी कि अगर हम अपने वर्थ को एक बार मतलब जानकर रखेंगे, यानी कि हमें पहले से अपनी वैल्यू पता होगी, तो सामने वाले से बार्गेनिंग करने में हमें क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला है, नेक्स्ट इज गेट द डील टर्म्स राइट। गेट द डील टर्म्स राइट। यानी कि अपने टर्म्स एंड कंडीशन को क्या रखो, एकदम क्लियर रखो। सामने वाले से जो भी तुम डील कर रहे हो तो उससे अपने टर्म्स एंड कंडीशन को क्या रखो, बिल्कुल क्लियर रखो। फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, इंगेज अ प्रोफेशनल। देखो ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, इंगेज अ प्रोफेशनल।
देखो, किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल क्या होता है, सबसे बड़ा हाथ होता है। क्योंकि प्रोफेशनल को क्या होता है कि उनका एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छे से नॉलेज होती है, वो अपने फील्ड के मास्टर होते हैं। अगर हम अपने स्टार्टअप में, क्योंकि बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, अगर हम अपने स्टार्टअप में प्रोफेशनल को इंगेज रखेंगे तो बहुत ज्यादा कम चांसेस होंगे हमारे जो स्टार्टअप में गलती होने के, जिससे क्या होगा, हमें नुकसान होने का भी कम वो रहेगा, चांसेस रहेंगे। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टार्टअप में किसको इंगेज रख सकते हैं, प्रोफेशनल को इंगेज रख सकते हैं। सीए को, अगर हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को रख रहे हैं तो हमारा फाइनेंस अच्छे से रिकॉर्ड रहेगा। अगर हम किसी कंपनी सेक्रेटरी को हायर कर रहे हैं तो हमारे लीगल कंप्लाइंसेस के लिए अच्छा होगा, उसमें कोई भी गलत चीज नहीं होगी। अगर हम किसी कोस्ट अकाउंटेंट को कर रहे हैं तो हायर कर रहे हैं तो हमारी कोस्टिंग अच्छे से होगी। अगर हम किसी लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि एडवोकेट को हायर कर रहे हैं तो हमारी लीगल चीजें अच्छे से बनी रहेगी। यानी कि अपने स्टार्टअप में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि प्रोफेशनल को इंगेज करो। यानी कि प्रोफेशनल को इंगेज करने से क्या होगा, हमें नुकसान कम से कम होगा, और उससे हमारा क्या होगा कि जो स्टार्टअप है वो आगे तक लॉन्ग टर्म तक हेल्दी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। यानी कि बिना किसी रुकावट के हम अपने स्टार्टअप को क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि इंगेज अ प्रोफेशनल, यानी कि अपने स्टार्टअप में प्रोफेशनल को इंगेज रखो। फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है पेपर वर्क इन प्लेस। क्या? पेपर वर्क इन प्लेस, यानी कि अपने पेपर वर्क को तैयार पूरा रखो। और अगला है रेस 10% to 50% मोर देन बजट। अब देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जब भी तुम मतलब इन्वेस्टर से फंड मांगने जा रहे हो तो उससे ज्यादा से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करो। क्योंकि क्या होता है कि हम अगर एक बजट बना के चलते हैं, यानी कि अपने बजट से ज्यादा लेने की कोशिश करो, क्योंकि हम अपना एक बजट बनाएंगे और अगर वो बजट से ज्यादा हमारा खर्चा हो गया तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे। इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ब्रिज फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है कि बड़े बड़े लोन्स के बीच में हमें छोटे छोटे लोन्स भी लेने पड़ते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अगर हम पहले ही लोन, अगर पैसे ज्यादा उठा ले फाइनेंसर से, हम क्या करें, पैसों को पहले ही ज्यादा इन्वेस्टर से पहले ही ज्यादा फंडिंग ले लेंगे अपने बजट से, तो क्या होगी, हमें पैसों की कमी की दिक्कत बहुत ज्यादा ही कम चांसेस होंगे, और जिससे हमारा बिजनेस क्या होगा, बहुत हेल्दी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप्स पढ़ रहे हैं सीरीज फंडिंग की, जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, बी आर सीरीज रेडी, यानी कि अपनी सीरीज को रेडी रखो। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा स्टार्ट अर्ली, यानी कि अपनी पिच की तैयारी पहले से ही रखो। लिवरेज योर नेटवर्क, अपने नेटवर्क को बना के रखो, यानी कि नेटवर्क बनाने की कोशिश करो। फिर अगला हमने पढ़ा प्रैक्टिस योर पिच, अपने पिच की प्रैक्टिस बार बार करते रहो, जिससे हमें क्या होगा, फंड लेने में नुकसान ज्यादा वो नहीं होगी, क्या बोलते हैं, मुश्किल नहीं होगी। क्रिएट अ फंड रेज मोमेंटम, यानी कि अपने पास कभी भी एक ऑप्शन मत रखो, अपने पास ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल रखो हमेशा। गेट द डील टर्म्स राइट, यानी कि अपने टर्म्स एंड कंडीशन को हमेशा क्लियर रखो। इंगेज अ प्रोफेशनल, अपने स्टार्टअप में कोशिश करो कि प्रोफेशनल को इंगेज करो, यानी कि जब भी तुम फंड रेज करो तो अपने बीच में एक प्रोफेशनल को भी रखो। फिर अगला है पेपर वर्क इन प्लेस, पेपर वर्क को एकदम पूरा रेडी रखो। 10 to 15% मोर बजट, यानी कि रेस करो, जब भी पैसे उठाओ तो 10% 10-20% ज्यादा ही अपने उससे, अपने वर्ड से ज्यादा ही उठाओ। ठीक है, अपने बजट से ज्यादा ही उठाओ। फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, देखो आ जाओ, अब लगभग हमारा ये चैप्टर खत्म ही हो चुका है। अब छोटे छोटे जो थोड़े बहुत पॉइंट रह रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। देखो, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था सोर्सेज ऑफ फंड में, हमने दो तरह के सोर्स पढ़े थे। या तो हम इक्विटी रेस करके अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं, फंडिंग उठा सकते हैं, और इक्विटी में हमने वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर वगैरह वगैरह पढ़ा था। और दूसरा हमने पढ़ा डेप्ट फाइनेंसिंग। क्या? डेप्ट फाइनेंसिंग। क्या पढ़ा था हमने? डेप्ट फाइनेंसिंग। देखो, अब पढ़ेंगे हम डेप्ट फाइनेंसिंग। डेप्ट फाइनेंसिंग के अंदर सबसे पहला आता है लोन फ्रॉम एंड बैंक एंड एनबीएफसी। क्या? लोन फ्रॉम बैंक एंड एनबीएफसी, यानी कि हम किससे लोन ले सकते हैं, बैंक और एनबीएफसी से लोन ले सकते हैं। सेकंड है हमारा ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब कि डेब्ट ले रहे हैं हम आउटसाइड इंडिया, डेब्ट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CGTMSE। क्या? CGTMSE लोन। देखो, ये जो लोन होते हैं ये स्पेशल क्या होते हैं, एमएसएमई के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? स्पेशल एमएसएमई के लिए होते हैं। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये इसी के बारे में पढ़ने वाले। सरकार ने ये वाले लोन स्पेशल किसके लिए बना रखे हैं? एमएसएमई के लिए बना रखे हैं।
तो हम डेट फाइनेंसिंग पर है। डेट फाइनेंसिंग में हम 3 तरीके से पैसे ले सकते हैं। पहला हम बैंक या एनबीएफसी से लोन ले सकते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से ले सकते हैं, और सीजीटी एमएससी लोन ले सकते हैं, जो किसके लिए होता है, स्पेशल एमएसएमई के लिए होता है। तो ये क्या था हमारा डेट फाइनेंसिंग था। क्या था? डेट फाइनेंसिंग। अब जो इसके बाद जो हम अपना लास्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, लास्ट टॉपिक नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा क्राउड फंडिंग। क्या? क्राउड लास्ट ही टॉपिक है, क्राउड फंडिंग। देखो, क्राउड फंडिंग का मतलब क्या होता है? जब भी हम ज्यादा लोगों से, क्या, एक क्राउड से थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पैसा ले, उसी को क्राउड फंडिंग बोलते हैं। लेट्स से मान लो कि 1000, हमने 100 लोगों से, क्या, 100 लोगों से 1000 रुपए मांगे, और हमारे पास कितने रुपए हो गए? 1 लाख रुपए हो गए। ठीक है, और इसको हमने इसमें लगा दिया, अपने स्टार्टअप में लगा दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं? क्राउड फंडिंग बोलते हैं। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से हम छोटे छोटे अमाउंट में पैसे ले लेते हैं, उसी को बोलते हैं क्राउड फंडिंग। जिससे क्या होता है कि हमें फंडिंग मिलने में ज्यादा आसानी होती है। ये भी स्टार्टअप वाले क्या करते हैं, अपने उसमें लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यही था हमारा स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन का चैप्टर। हमने पूरी तरीके से अपने चैप्टर को अब कंप्लीट किया है। इसके 8 पार्ट आ चुके हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगली वीडियो में हम अपना एमएसएमई का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।